नमस्कार, मैं आकाश। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। इंडिया गठबंधन के नेता तो यहां तक कहते हैं कि अगर राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित कर लोकसभा चुनाव लड़ा होता तो बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलता। और अब नोबेल पुरस्कार विजेता ने भी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बड़ी बात कह दी है। देखिए रिपोर्ट में। राहुल गांधी को ट्रिनिटी कॉलेज के दिनों से जानता हूँ, जहाँ मैंने पहले पढ़ाई की और बाद में शिक्षक बन गया। उस वक्त जब राहुल मुझसे मिलने आए थे तो बिल्कुल नहीं जानते थे कि उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि उनको राजनीति पसंद नहीं थी। लेकिन राजनीति में आने के बाद लोकसभा असाधारण प्रदर्शन किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि राहुल चुनाव अपने गुणवत्ता और अपनी क्षमता पर नहीं लड़ते हैं, बल्कि इस पर ध्यान देते हुए लड़ते हैं कि देश क्या चाहता है। यहाँ बयान नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने राहुल गांधी को लेकर दिया है। सेन ने कहा कि राहुल गांधी ने राजनीति में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है और राजनीति में उनका प्रदर्शन असाधारण है। सेन ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कहा कि इस यात्रा से राहुल गांधी को तो फ़ायदा मिला ही, लेकिन उससे बढ़कर देश को भी बड़ा फ़ायदा मिला है। अब वहाँ राजनीति में स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं। संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर उनका नेतृत्व कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि पिछले दिनों देश में असमानता और सांप्रदायिकता में इजाफा हुआ है। अल्पसंख्यकों के अधिकारियों के प्रति मुखर होना अपनी भूमिका है, इसे वहाँ अच्छे से संभाल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता के रूप में उनके सामने अवसर और चुनौती दोनों हैं। उन्हें बड़ी परीक्षा देनी है। वैसे तो यहाँ बात सच है कि राहुल गांधी के सामने अभी बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। खास तौर पर पूरे देश में बढ़ते सांप्रदायिक कारण को लेकर मोदी सरकार की कई नीतियाँ विभाजनकारी साबित हो रही हैं, जिसमें एक नाम सीएए का भी है। लेकिन अब असम के सीएम हेमंत शर्मा ने भी सीएए की पोल खोल दी है। तो क्या कुछ कहा है शर्मा ने, देखिए इस रिपोर्ट में। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ देश भर में लगभग 1 साल तक आंदोलन चला। महिलाओं ने भी इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया, विपक्ष ने भी आपत्ति दर्ज की, लेकिन मोदी सरकार ने सारे विरोध के बावजूद सीएए को लागू कर दिया। सीएए को लागू हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन सरकार के पास उस स्तर पर आवेदन नहीं पहुंच पा रहे हैं जितने की उम्मीद जताई जा रही थी। और अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी माना है और यहाँ कहा है कि यह योजना जनता को स्वीकार नहीं है। हाल में ही शर्मा ने बताया कि असम में अब तक सीएए के तहत केवल 8 आवेदन ही आए हैं। वहीं इसके कारणों के बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने कुछ हिंदू बंगाली परिवारों से संपर्क किया और पूछा कि वहाँ सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है, यहाँ उनके लिए सही है। शर्मा ने इस बयान ने सरकार की इस योजना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार योजनाएं जनता के लिए, उनके हित के लिए बनाती हैं, लेकिन इस योजना को अब जनता ही नकारती हुई नजर आ रही है। उन्हें सरकार के बनाए इस कानून पर भरोसा नहीं है। हेमंत शर्मा के बयान ने काफ़ी हद तक इस बात पर मोहर लगा दी है कि असम ही नहीं, देश भर में इस कानून के तहत आवेदनों को लेकर जनता की तरफ से निराशाजनक प्रतिक्रिया ही सामने आई है। ऐसे में सवाल यहाँ उठते हैं कि कब तक यह योजना लागू रहती है। क्या सरकार सीएए कानून को वापस ले लेगी? दूसरे देश से भारत आए हिंदुओं को ही सीएए पर भरोसा नहीं है, जबकि बीजेपी सीएए को अपनी बहुत बड़ी सफलता बताती है। वैसे पोल तो इस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सुशासन की भी खुल गई है। राज्य में अपराध का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। बिहार पुलिस के आंकड़े ही बताते हैं कि लालू राज, जिसे नीतीश जंगल राज कहते हैं, उस समय की तुलना में नीतीश राज में अपराधों की संख्या 2 गुना से ज़्यादा हो गई है। कोई सुरक्षित नहीं है और अब वीआईपी के चीफ के पिता की ही जान ले ली गई। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई। राज्य की विकासशील पार्टी यानी वीआईपी के चीफ मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी के घर में घुसकर जान ले ली गई। इस घटना की खबर से चारों तरफ सनसनी मच गई। मंगलवार सुबह 70 साल के सैनिक का पार्थिव शरीर उनके घर पर मिला। घटना दरभंगा के घनश्यामपुर थाना के जीरत गांव की है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई और अपना काम शुरू कर दिया। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि सैनिक के घर का सामान भी बिखरा हुआ मिला था। आशंका जताई जा रही है कि चोरी के विरोध करने के चलते उनकी जान ले ली गई। इस घटना पर राजनीति तेज हो गई है। घटना पर दुख जताते हुए तमाम नेताओं के बयान सामने आए। सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने भी इसे बीजेपी का रावण राज का पुख्ता प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासन का इकबाल खत्म हो गया है। अब प्रशासन अपराधियों के बजाय निर्दोष को फंसाने का निजाम बन गया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी कहा कि शासन पूरी तरीके से पंगु हो चुका है। शासन अचेत अवस्था में है, कोई नेता सुरक्षित नहीं है। गोलियों की बौछार प्रदेश में जो है कि थर-थर आवाज़ आ रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी कहा कि लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, लेकिन बिहार में हर दिन लोगों की जान लेना आम बात हो गई है। एक तरफ विपक्ष ने घटना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो सत्ताधारी
दल इसे मामूली सी घटना बता रहे हैं। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि हमला तो ट्रंप पर भी हुआ था। इसके अलावा जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर ने भी कहा कि घटनाएं तो होती रहती है, जिसके बाद उसके बयान की आलोचना की जा रही है। नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। सवालों में बिहार की कानून व्यवस्था है, तो इस पर नीतीश की चुप्पी भी लोगों को हैरान कर रही है। हैरान बीजेपी के नेता भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाई कमान पार्टी के पुराने नेताओं की जगह दूसरे दल से आने वाले पर ज़्यादा भरोसा दिखाई देता है। और इसी नीति को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी हाई कमान पर सवाल खड़े कर दिए। तो क्या कहा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावों में बीजेपी को एक के बाद झटके लग रहे हैं। प्रदेश लोकसभा चुनाव में पार्टी बहुमत हासिल करने से चूक गई, फिर उपचुनावों में भी जनता ने बीजेपी की नीतियों को पूरी करने से खारिज कर दिया। 13 में से 11 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की हार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। जिन सीटों पर चुनाव हुए उनमें से उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें भी शामिल थी। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उपचुनावों में बीजेपी दोनों सीट हार गई है। इसके बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। भट्ट ने कहा कि पार्टियों ने कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दे दी, यह एक गलती थी। भट्ट ने संकेतों में ऑपरेशन लोड्स पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे दिलाकर उन्हें अपने पोल में शामिल कर लिया था, लेकिन अब इन सीटों पर उपचुनाव हुए तो बीजेपी को एक बार फिर हार मिली। इसे लेकर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। भट्ट ने बद्रीनाथ सीट पर मिली हार को चौंकाने वाला बताया, क्योंकि 1 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में पार्टी को बद्रीनाथ में 8,000 की वोटों की लीड मिली थी और अब वहां 5,000 वोटों से हार गई है। बद्रीनाथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को, जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे, उन्हें टिकट दिया था, लेकिन उन्हें हार मिल गई है। इसी तरह से मंगलोर सीट पर लगातार दलबदल के चलते सुर्खियों में रहने वाले करतार भड़ाना को भी टिकट दिया था। करतार भी चुनाव हार गए। साफ है, जनता ने खरीदी हुई राजनीति को खारिज कर दिया। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नतीजों को लेकर पार्टी हाईकमान को आईना दिखा दिया। यहाँ सवाल बीजेपी की रणनीति से ज़्यादा उसके केंद्र में सरकार बनने को लेकर उठ रही है। विपक्ष तो अभी यहाँ दावा कर रहा है कि अगर चुनाव ईवीएम की वजह से बैलेट पेपर से होता तो बीजेपी को 100 सीट भी नहीं मिलती। और अब चुनाव आयोग जो ईवीएम पर किसी तरीके का जवाब विपक्ष को नहीं दे रहा है, वो इसकी जांच के लिए तैयार हो गया है। तो कैसे ईवीएम की जांच होगी, कैसे तैयार होगा चुनाव आयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों से ही विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर प्रत्याशी चाहते हैं तो चुनाव के बाद ईवीएम की जांच की जाएगी, लेकिन चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाला उम्मीदवार ही इसकी मांग कर सकता है। साथ ही एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम 5 प्रकार ईवीएम की जाँच कराई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ईवीएम के मुख पोल पर भी तैयार हो गया है, जबकि लोकसभा से पहले विपक्ष की इसी तरीके की मांगों को चुनाव आयोग ठुकरा दिया था चुनाव आयोग ने। लेकिन अब चुनाव आयोग ईवीएम की जांच को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग के पास ईवीएम की जांच के लिए 8 आवेदन पहुंच गए हैं और जिन उम्मीदवारों ने आवेदन दिए हैं उनके सामने ईवीएम को मॉक पोल भी कराया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार या कोई प्रतिनिधि शामिल होगा जो अपनी मर्जी से ईवीएम में 1400 वोट डालेगा, जिसके बाद इन वोटों की काउंटिंग कराई जाएगी और ईवीएम वीवीपैट पर वोट डाले गए और वोटों को डाटा मिलाया जाएगा, जिसमें साफ होगा कि ईवीएम सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर ऐसी न्यूज़ आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।